नमस्कार दोस्तों, हम सरकारी वायर पर हर दिन डीडीए से संबंधित क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं जो पिछले वर्षों में आए थे। उनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आपने भी जेएसए या एएसओ के लिए अप्लाई किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी प्लेलिस्ट से सारी वीडियो देख लीजिए। आगे और भी वीडियो हम लगातार बनाते जा रहे हैं। ये जेएसए का सेट है कि जेएसए और एएसओ का लेवल कहीं ना कहीं एक जैसा ही था। अगर मैथ की बात छोड़ दी जाए तो लेवल एक जैसा ही था। तो शुरुआत करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से। सबसे पहले हमेशा आपको एग्जाम में या तो इंग्लिश सोल्व करनी चाहिए या फिर जीके। रीजनिंग और मैथ को आपको बाद में लेकर के चलना चाहिए और रीजनिंग और मैथ में से भी आपको वो क्वेश्चन अवॉइड करते जाना है जो आपके टाइम ज़्यादा लेंगे या जिनको आप एग्जैक्टली तुरंत रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, और लास्ट में उन क्वेश्चंस को देखना चाहिए अगर टाइम बच जाए तो। पहला क्वेश्चन था इंग्लिश से कि नियरेस्ट मीनिंग बताओ, सिनोनिम बताओ प्रोवोक का। तो यहाँ पर कई बच्चे जो हैं प्रोवोक का एजिटेट करके आए थे। एजिटेट का मतलब होता है उकसाना और प्रोवोक का भी मतलब उकसाना जैसा ही होता है, लेकिन एजिटेट जो है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज हो जाता है। जैसे कहीं पर स्थिर पानी इकट्ठा हुआ है और आपने उसमें पत्थर डाल दिया तो वो पानी आपने एजिटेट कर दिया। लेकिन प्रोवोक किसी पशु को या इंसान को किया जाता है, उसी तरह इरिटेट भी किसी इंसान को या पशु को किया जाता है। तो एग्जैक्ट नियरेस्ट मीनिंग पूछा था तो प्रोवोक का इरिटेट होना चाहिए। प्रोवाइड मतलब होता है उपलब्ध कराना। अगला सवाल है एरर का। आपको बताना है एरर। इफ़ ए मील हैज़ बीन गुड ट्राई टू कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ देखिए, इफ़ ए मील हैज़ बीन गुड, अगर भोजन अच्छा है, हैज़ आ रहा है, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ट्राइड टू कम्प्लीमेंट क्यों आ गया? ट्राइड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो ट्राइड की बजाय यहाँ ट्राई आना चाहिए। तो यही इसमें एरर था। अगला सवाल था रीअरेंज का। अब आप जो सवाल करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। मैं तो देख ही चुका हूँ, लेकिन अब आपको लास्ट में बताऊँगा। पढ़ते हैं, टू हैव योर कंपनी इट वुड बी नाइस इन द इवनिंग आई थॉट। यहाँ पर सब्जेक्ट तो केवल आई ही है, इट भी है, लेकिन ये बड़ा ही आसान, एक झलक में पढ़ते ही पता चल रहा है। आई थॉट इट वुड बी नाइस टू हैव योर कंपनी इन द इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राविस वांटेड टू डैश एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन वो स्थापित करना चाहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटअप होता है। जो स्टार्टअप होते हैं, कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये सेटअप किए जाते हैं। और फाउंडेड तो नींव रखना होता है, लेकिन सेटअप का मतलब है काम चालू हो गया, एम्प्लॉय आ गए, प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। तो यहाँ पर सेटअप ही आना चाहिए था। बिगेन शुरू होता है, लॉन्च बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि लॉन्च होती है सैटेलाइट, लॉन्च होते हैं पोर्टल या कोई डिजिटल काम है। अपोजिट बताइए अट्रैक्टिव का। तो बड़ा ही आसान था, अट्रैक्टिव का अपोजिट होता है रिपल्सिव। अफेक्शनेट, जिस पर आपको प्यार आए, दुलार आए। डिसएसोसिएट, जो एसोसिएट नहीं है, अलग हो गया है। इम्पावर, सशक्त बनाना, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात आजकल होती है। ब्लू कॉलर जॉब, ये इसका मीनिंग होता है लेबर जॉब। विदेशों में जो मजदूर लेवल के लोग होते हैं उनकी अक्सर ब्लू ड्रेस होती है। इंडिया में भी आपने देखा होगा, खासकर जो कॉन्ट्रैक्चुअल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको भी ब्लू ड्रेस दे देते हैं, या फिर ऑटोमोबाइल्स की कंपनियों में देखा होगा वर्कर लाइन के व्यक्तियों को ब्लू ड्रेस, ब्लू शर्ट पहनने को दी जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब को हम कहते हैं वाइट कॉलर जॉब। मैनेजर हो या डेस्क के ऊपर काम करता हो, ऑफिस में एक सीट पर बैठ करके काम करता हो, तो वाइट कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब अभी बता दिया है। पिंक कॉलर वर्कर या पिंक कॉलर जॉब वो काम होते हैं जो माने जाते हैं कि महिलाओं के लिए सबसे बेटर रहेंगे। आज के ज़माने में तो बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है, लेकिन पहले जैसे कि नर्स का काम हो गया या एयर होस्टेस का काम हो गया, वो पिंक कॉलर जॉब समझी जाती थी। नियरेस्ट मीनिंग बता दो कंटेंटियस का। अब कंटेंटियस में कंटेंट छुपा हुआ है, लेकिन कंटेंट का मतलब होता है धैर्य, शांत रहने वाला व्यक्ति, लेकिन कंटेंटियस बिल्कुल अपोजिट है। कंटेंटियस का मतलब है जो थोड़ा झगड़ालू, कंट्रोवर्शियल टाइप का हो, विवादित मुद्दा हो। कंटेंटियस जो है एडजेक्टिव लगता है कंटेंट का, लेकिन ऐसा है नहीं। कंटेंटियस मतलब कंट्रोवर्शियल है। कन्वेंशनल का मतलब है ट्रेडिशनल, जो आपके रीति रिवाज के अनुसार कन्वेंशनल हो। कमिटेड मतलब जैसे कमिटेड सुसाइड, कमिटेड के क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबल, इकट्ठा करना।
और गैदर इकट्ठा करना बिल्कुल आसान है, सिनोनिम बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स डैश ए लाइफ ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कैसा जीवन बिताया? सिंपल और हाई थिंकिंग वाला। तो जीवन बिताया वो पास्ट की बात है, तो लिव्ड आना चाहिए। हैज लिव्ड तो नहीं हो सकता, अभी की बात थोड़ी है। सेंटेंस हैज एन एरर, तो एरर देखिए इसमें, ही हैज़ बीन स्ट्राइविंग हिज बेस्ट टू अचीव द गोल विद अर हार्ड वर्क। ठीक है, वो अपना जो स्ट्राइव याद रखना, स्ट्राइव का मतलब है कि प्रयास करना, पुरजोर प्रयास, मेहनत करना, कोशिश करना। लेकिन स्टार्विंग का मतलब है भूखे मरना, स्ट्राइविंग का प्रयास करना। तो उसने काफ़ी प्रयास करी गोल को अचीव करने की, लेकिन यहाँ पर हर हार्ड वर्क क्यों आया, हर क्यों आया? ये तो ही की बात हो रही है, तो यहाँ पर हिज दिखना चाहिए था, इसीलिए पार्ट डी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पर ध्यान देना, डीडीए की तैयारी कर रहे हो तो पंक्चुएशन मार्क पे भी ध्यान रखना। हुर्रा, अब यहाँ पर क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी सिंबल आएगा, विस्मयादिबोधक आएगा। डेरिजन का मतलब होता है किसी की निंदा करना, उसका मजाक उड़ाना, और रिडिक्यूल का सीधा मतलब है मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। तो ये बड़ा ही आसान था। ग्रेस मतलब गुण होता है और टर्बुलेंस होता है उथल पुथल। अगला क्वेश्चन, अपोजिट बताइए वैक्स का। ये एक अच्छे लेवल का सवाल है। अब वैक्स से आपको पता होगा कि वैक्स या तो कहते हैं मधुमक्खी के छत्ते को, या कैंडल वाले मोम को वैक्स कहते हैं, या पुतले बनाए जाते हैं जिससे वो वैक्स, और भी वैक्स कई तरह के होते हैं। लेकिन ये सवाल बना कहाँ से है? एक्चुअली एक जो है मुहावरा है अंग्रेजी में, वैक्स एंड वेन। वैक्स एंड वेन का मतलब होता है अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आने के बाद में फिर से कमज़ोर पड़ जाना। तो वैक्स जो है वो माना जाता है कि पुतले की तरह खड़ा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, और वेन यानी व्यर्थ फिर से निर्बल हो गया। एक्स का अपोजिट वेन है। फिर से पंक्चुएशन मार्क। द आइटम इंक्लूड, आइटमों में ये शामिल है, क्या क्या? पेन, पेंसिल, पेपर। तो यहाँ पर क्या सिंबल आएगा? तो यहाँ पर आएगा कोलन। तो ये जानकारी भी आपको पंक्चुएशन की होनी चाहिए अंग्रेजी में, कब कोमा, फुल स्टॉप एक्सेट्रा लगता है। एरर बताइए, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू से पॉजिटिव थिंग्स। यह हमेशा एडवाइजेबल है कि पॉजिटिव थिंग्स कहो अबाउट थिंग्स अराउंड योर इन ए फॉरेन इन्वायरमेंट। अराउंड योर ये क्या है? थिंग्स अराउंड यू, आपके चारों तरफ की जो चीज़ें हैं उन, तो यू आना चाहिए ना। तो यही एरर था इसमें पार्ट सी में। अगला सवाल, सिल्वर स्क्रीन का मतलब क्या होता है? फिल्म इंडस्ट्री। बॉलीवुड, हॉलीवुड, सिल्वर इंडस्ट्री। अरेंज करो भाई सेंटेंस। सेंटेंस की शुरुआत तो हमेशा नाउन से होगी। नाउन तो सिर्फ यहाँ स्टूडेंट दिख रहा है। आपको एग्जाम देते वक्त सोचना है कि नाउन मेरा जो है वो केवल इस सी में है, तो सी से सेंटेंस शुरू होगा। तो ये दो ऑप्शन में से कोई एक है। आगे जब आप इसको पढ़ते हैं तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऐसे कर देने हैं। फिर से 18वां क्वेश्चन भी रीअरेंज का था। आपको ये 4 सेंटेंस दिए थे, कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में, और वोकैब भी बिल्कुल आसान थी इन सेंटेंस की। तो आपको रीअरेंज की प्रैक्टिस करनी है। एरर फिर से, वंस द ट्री हैज़ हैड इट्स ब्रांचेस स्प्रेड अक्रॉस द विलेज। एक समय था जब इस ट्री की ब्रांचेस पूरे गांव में फैली हुई थी। तो हैड के बाद ये हैज़ क्यों? वंस द ट्री हैड हैज़, यही गलती है, तो पार्ट बी में गलती है। अगला सवाल, अपोजिट बताइए फैब्रिकेट। फैब्रिकेट तो आपको पता ही है, या तो किसी चीज़ को इन्वेंट करना या बनाना या फिर मैन्युफैक्चर करना फैब्रिकेट होता है। इसका अपोजिट हो गया डिस्ट्रॉय करना। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बिल्डिंग, इमारत, ये सब बनाना। रीअरेंज फिर से 21वां सवाल, विवेकानंद, अब एजुकेशन इज, विवेकानंद सेड दैट, क्या कहेगा विवेकानंद? एजुकेशन इज, ये तो सीधा ही पता चल रहा है कि बी ए, कोई भी ऑप्शन अब बी ए नहीं है, तो यही है। ऐसे आपको टाइम बचाते हुए रीअरेंज के सवाल करने होंगे पेपर में, क्योंकि हम देख रहे हैं डीडीए बहुत सवाल पूछ रहा था इस वाले सेट में रीअरेंज के। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू, क्या? द नॉलेज ऑफ ग्रामर रूल्स, कि किसी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए ग्रामर रूल की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। नॉट नेसेसरी टू हैव द नॉलेज आएगा। अगर हैव हैड होता, ये क्यों होता भाई? हैव हैड, ये तो सेंटेंस ही अलग टाइप का हो गया ना। एक्सेप्ट, नेसेसरी टू एक्सेप्ट द नॉलेज, ऐसा कभी सुना है? तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। कोई फाइंड द मिसिंग वर्ड। हैव यू एवर, अब एवर आ गया तो सीधा सेंस आ रही है कि हैव यू एवर बिन आस्क्ड, हैव यू एवर बिन वेंट टू, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। तो अब बिन आस्किंग, भाई बिन आस्किंग सेंटेंस आस्किंग में लेके आ रहे हो, यहाँ हैव है, ये तो एरर हो गया ना।
हैड तो होगा ही नहीं, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग क्या कह रहा है, हैव यू एवर बीन टू स्पीक अबाउट एन एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ। क्या आपको कभी आपके लाइफ के निराशाजनक मोमेंट के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पर आस्क्ड इसलिए बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर वॉइस भी देखो थोड़ी, ये पैसिव में है। देखो यू हैव एवर बीन, आपसे पूछा गया था कि क्या आपसे कुछ ऐसा पूछा गया था, आस्क्ड नहीं आएगा, हैव बीन आस्क्ड आएगा। तो ये पैसिव भी है, इसीलिए ऑप्शन 4 भी कैंसिल। तो बड़ा ही लोअर लेवल का सवाल था। 23वां का हमने देख लिया। 24वां क्वेश्चन फिर से हमें दे दिए गए हैं सेंटेंसेस, इनको अरेंज करना है। इनकी वोकैब भी काफ़ी आसान है, कुछ भी बताने योग्य नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है रीअरेंज ऑफ सेंटेंस की। और लास्ट क्वेश्चन रीअरेंज फिर से, वंस इन 5 years एडवांसमेंट ऑफ साइंस द नॉलेज मल्टीपल्स इज सो फास्ट। अच्छा ये ऐसे बन जाएगा, एडवांसमेंट ऑफ साइंस इज सो फास्ट दैट द नॉलेज मल्टीप्लाइज वंस इन 5 years। इंग्लिश के क्वेश्चन सारे आसान थे, 1 या 2 ही मुश्किल थे। तो अगर आप जेएसए की तैयारी कर रहे हो तो टारगेट बनाओ, 25 में से 23 सवाल ठीक करके आने हैं। और ये जो रीअरेंज जो है सेंटेंस, इनकी प्रैक्टिस करनी है, फिलअप की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और एंटोनिम सिनोनिम में भी गलती करके आ रहे हो भाई, तो फिर तो रहने दो आप, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ही वो पार्ट है जहाँ से स्कोर खड़ा किया जाता है। तो आगे हम और सवाल करेंगे, इस सेट को भी कवर करेंगे, बाकी और सेट्स को भी कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई है तो लाइक ठोक के जाना, ताकि हमें पता चले भाई किसी की हेल्प हो रही है तो वीडियो और ज़्यादा बनानी है या नहीं बनानी है।